दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो हम जीएस वाला पोर्शन कर रहे थे, इंडियन एग्रीकल्चरल, उसका हम लोग टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए लेक्चर। तो हम अभी क्वेश्चन करते हैं, उसमें से कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला देखा जाए, यहाँ पे फसल दिया हुआ, क्रॉप और उसकी वैरायटी वगैरह दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला देखा जाए राइस दिया है। अब राइस देखा जाए, हमने पढ़ा था आईईटी पढ़ा था, आईईटी, और जो मतलब लो लाइट में अच्छा फोटोसिंथेसिस करता है, और आईईटी 27,530 हमने पढ़ा था आईईटी। तो ये ऑप्शन में हो, या आप आईईटी 27,530 हो, एमसीएम दो वैरायटी हमने पढ़ाया था, एमसीएम जो सेलेनिटी मतलब 100 और सेलेनिटी के लिए। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन में, तो ये बिजिया दिया, ये तो मतलब मिलेट के लिए होता है, तो मिलेट नहीं, आईईटी रहना चाहिए था। आईईटी 27,530 होना चाहिए था यहाँ पे। दूसरा देखा जाए मेज जो है, मेज में शक्ति इम्पॉर्टेंट होता है, शक्ति आपका। और कॉटन में हमने देखा था, कॉटन में भी जो वैरायटी हमने पढ़ा था, तो सुबियन मतलब की वैरायटी था। ये सुजाता नहीं, सुबियन यहाँ पे गलत लिखा है, सुबियन वैरायटी था। सुजाता भी है, लेकिन सुजाता पुराना नाम था, सॉरी, सुबियन नया है, तो उसी का मॉडिफिकेशन था जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए था। तो पुराना सुजाता था और ये सुबियन हो गया। तो आपको ये मैच करना है। ग्राम, ग्रीन ग्राम है जो पूसा बैसाखी था, ग्रीन ग्राम के लिए पूसा बैसाखी, पूसा विशाल हमने पढ़ा था, पूसा रत्ना पढ़ा था, और पूसा हमने 0672 भी पढ़ा था। तो आपको यहाँ पे डिटेल में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको देखा जाए राइस का जो विजया है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, आईईटी, ठीक है। जो विजय धान एक उच्च उत्पादक किस्म था, हाई यील्डिंग वैरायटी, और इसे देखा जाए 9354 के नाम से जाना जाता है। कम प्रकाश में भी अच्छा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करता है। तो हम लोग आईईटी और 27,530 हमने पढ़ा, ठीक है। और मेज में क्या है, शक्ति है जो हाई यील्डिंग वैरायटी है और हाई प्रोटीनियस होता है, जिसमें लाइसिन अमीनो एसिड अधिक होता है। सुजाता जो सुबियन की वैरायटी था, सुबियन हुआ जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल होता है। और इसमें पूसा बैसाखी होता है जो क्रॉप रोटेशन वगैरह करते हैं 60 और 65 दिन में, मतलब कम डे में अच्छा ये प्रोडक्शन देता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो नेक्स्ट देखा जाए रीजनिंग एसेशन का क्वेश्चन है, और रीजनिंग एसेशन क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना होता है साइंस वाले। तो सबसे पहला दिया, मूंगफली की खेती में फसल या पौध के विकास के लिए भारी मात्रा में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो ये सही है, भारी मात्रा में हम लोग जिप्सम का उपयोग करते हैं। तो ये जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होगा, और 2H2O होता है, जिप्सम होता है। और जिप्सम बीजों के तेल के निर्माण और कर्नल के विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, तो इसका आंसर मिल रहा है हमें, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो मूंगफली में पौध के सही विकास के लिए कैल्शियम और सल्फेट की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग जिप्सम डाल के फिर से पूरा करते हैं। दूसरा, ये ऑयल के प्रोडक्शन और कर्नल में हाई यील्डिंग सीड क्वालिटी में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैचिंग में क्वेश्चन में जो नेक्स्ट टॉपिक था उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला देखा जाए, यहाँ पे मक्का है, मेज है, मेज, और यहाँ पे फसल है, और उसकी क्रांतिक अवस्था मतलब कि जो इरिगेशन क्रिटिकल स्टेज होता है, इरिगेशन जिसे हम लोग क्रांतिक अवस्था बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार बोला भी था इसे याद रखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला मक्का है। मक्का में देखा जाए क्रांतिक स्टेज कौन होता है, जैसे ट्रेसलिंग होता है जो मेल फ्लावर जब आता है तब, और एक सिल्किंग होता है जब फीमेल फ्लावर आता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, टेसलिंग और सिल्किंग दोनों दिया है, तो मेज में दोनों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ज्वार है, सरगम दिया है। सरगम में हमने बताया था कि जब बोटिंग स्टेज आता है उस समय मतलब कि इरिगेशन क्रिटिकल स्टेज
मतलब इरिगेशन होता है, पानी आवश्यक होता है। उसके बाद मूंगफली में देखा जाए हमने पढ़ा था जब पेज पेनिट्रेशन होता है, जब उसके दाने पॉड पेनिट्रेट करते हैं या पॉड डेवलप करते हैं, तब हम लोग उसमें इरिगेशन करते हैं जिससे मतलब सॉयल पोर हो जाए, जिससे अच्छा पॉड हो, तो वहाँ पे पेज पेनिट्रेशन होगा। कपास में देखा जाए, कपास में जो क्रिटिकल स्टेज है जब फ्लावर बड बनता है उस समय हम लोग यूज करते हैं, तो फ्लावरिंग फॉर्मेशन जब होता है तब यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेज में टेसलिंग और सिल्किंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ज्वार सरगम में बोटिंग में और मूंगफली में ग्राउंड नट यानी कि पेज पेनिट्रेशन में हम लोग पानी देना उचित होता है जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छा हो। और कॉटन में फ्लावरिंग फॉर्मेशन के समय पानी मतलब देना उचित होता है जिससे उसमें अधिक संख्या में फ्लावर वगैरह आए, बर्ड वगैरह बने। ठीक, तो ये आपको मैंने बैचिंग वाला क्वेश्चन से क्लियर किया। नेक्स्ट आते हैं, अब वीड कंट्रोल पे क्वेश्चन है। अब वीड कंट्रोल पे क्वेश्चन है, तो वीड कंट्रोल में देखा जाए सबसे पहले राइस नर्सरी की बात करते हैं, नाइस नर्सरी वीड कंट्रोल में। तो राइस नर्सरी में यहाँ पे देखा जाए क्या है, रसायनों के संदर्भ निम्नलिखित में उगमों पर विचार करें, मतलब आप सही मतलब कौन से इसमें मैच है। तो राइस में देखा जाए हम लोग प्रोपेनियल करते हैं, ये सही है, नर्सरी में प्रोपेनियल करते हैं। प्रोपेनियल देखा जाए ये धान के फसल में एक मतलब कह सकते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, ठीक है, जो मतलब कि ब्रॉड लीफ वीड को क्या करता है या ग्रासी वीड को क्या करता है, ख़त्म करता है। और ये नर्सरी जब हम लोग डालते हैं राइस में उसमें भी डालते हैं, और ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब भी यूज करते हैं प्रोपेनियल का। आप देखे होंगे खेतों में प्रोपेनियल डाला जाता है, जब राइस का हम लोग उसका नर्सरी लगाते हैं तब भी खेतों में, ठीक है, और जब हम लोग रोपाई करते हैं यानी कि ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब भी प्रोपेनियल आपको मतलब वहाँ पे डाला जाता है एज ए बीडी साइड के लिए, मतलब खरपतवार नाशक के लिए, ठीक है, बीड कंट्रोल करने। दूसरा यहाँ इम्पॉर्टेंट है मेज में जैसा हमने पढ़ा था एट्राजीन यूज किया जाता है, एट्राजाइन यूज किया जाता है। और एट्राजाइन क्या है, मक्का का सबसे प्रसिद्ध एक मतलब खरपतवार नाशक होता है जो ब्रॉड बीड और ग्रास को क्या करता है, ख़त्म करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है, हमने पढ़ाया था प्री इमरजेंस हर्बिसाइड की लिस्ट बताया था। तो प्री इमरजेंस आपको हर्बिसाइड के रूप में ये एट्राजीन यूज किया जाता है। और भी हमने प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बताया था, आप लेक्चर में देखिएगा तो वहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद दलहन फसलों में क्या डाला जाता है, दलहन फसलों में देखा जाए फ्लूक्लोराइलिन यूज किया जाता है। और फ्लूक्लोराइलिन पल्सेस में यूज किया जाता है खरपतवार, जिसमें बुआई जब आता है और मतलब प्री प्लांटेशन यानी इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, पीपीआई उसमें भी दिया जाता है। और ये बीड जर्मिनेशन को रोकता है, यानी कि बीडी साइड के जो जर्मिनेशन हो उसे रोकता है। तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे मैच है, तीनों सही मिला हुआ है, तीनों है। जैसे यहाँ पे धान के नर्सरी में प्रोपाइलिन यूज किया जाता है, एक सेलेक्टिव और हर्बिसाइड है, ठीक है। उसके बाद मक्का में एट्राजीन जो हम लोग अभी प्री हर्बिसाइड होता है, यहाँ पे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं उसे, एट्राजीन को भी बोलते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। और यहाँ पे फ्लोरोक्लोरालिन होता है जो लिग्यूम क्रॉप के लिए मतलब कि बीड के जर्मिनेशन में मतलब जर्मिनेशन को रोकता है इसे। नेक्स्ट आते हैं धान के जो यहाँ पे राइस का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह राइस में जो मिलिंग होता है, ये मिलिंग लिख दिया, मिलिंग से पहले उसे गर्म पानी से उपचारित किया जाता है जिसे हम लोग प्रो बॉइलिंग बोलते हैं जी, ठीक है, जिसे भुजिया कहना बोलते हैं गांव में, ठीक है। जो आप ब्राउन राइस खाते हैं उससे संबंधित कुछ क्या है एडवांटेज हमने बहुत चिल्ला के बताया था। तो एडवांटेज क्या है प्री बॉइलिंग या मतलब धान की मिलिंग, तो उससे एडवांटेज क्या है, यह चावल में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। क्या प्रोटीन की मात्रा को ये बढ़ाता है? नहीं, प्रोटीन की मात्रा को नहीं। इससे चावल के अंदर विटामिन B1 सुरक्षित रहता है, ये बात सही है।
यह चावल में फैट को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, भी गलत है। इससे चावल में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है, एक की वृद्धि करता है, नहीं थायमिन की वृद्धि करता है, जैसे यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड का वृद्धि नहीं करता है। तो हमने प्रो बॉयलिंग डिटेल में बताया था। प्रो बॉयलिंग में आपको क्या करते हैं, ठीक है, तो जो भुजिया होता है वही प्रो बॉयलिंग होता है, ठीक। तो उससे धान मतलब कम टूटते हैं और बेरी डिजीज से बचा जा सकता है, क्योंकि विटामिन B1 थायमिन भी मतलब उसमें सुरक्षित रह जाता है प्रो बॉयलिंग में, ठीक। ये डिटेल में हमने बात किया था। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जाए, यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैचिंग टाइप के 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में मैचिंग दिया, जैसे इसमें पैरा उतेरा। उतेरा हमने बहुत बार बताया था, उतेरा क्या होता है और इसे किसे उतेरा बोला जाता है, ये सब हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला यहाँ पे उतेरा आता है। तो उतेरा देखा जाए धान की कटाई से पूर्व मूंग या उर्द के बीज छिड़क दिए जाते हैं 10-15 दिन पहले, तो उसको हम लोग पद्धति को क्या बोलते हैं, उतेरा बोला जाता है। ये पहला यहाँ पे मैच हो गया चौथे से, तो यहाँ पे उतेरा इसे बोला जाता है, ठीक, उतेरा हो गया। नेक्स्ट आते हैं टॉपिंग। टॉपिंग क्या होता है, टॉपिंग। टॉपिंग देखा जाए कपास में अत्यधिक वनस्पति वृद्धि रोकने के टर्मिनल कलियां लगाते हैं जो किनारे, उससे हम लोग टैप क्रॉपिंग बोलते हैं। अजोला क्या है, अजोला आपका जो धान में खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण अजोला होता है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है। माइक्रोनियर जो होता है कपास में फाइबर की मोटाई जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो धान में रिलेट क्रॉपिंग किया जाता है और टॉपिंग यानी कि वेजिटेबल ग्रोथ यानी टर्मिनल वर्ड के रूप में रिमूव किया जाता है, टॉपिंग किया जाता है, जिससे ऊपर ग्रोथ ना और नीचे किनारे से निकले, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता बायो फर्टिलाइजर एजोला होता है। माइक्रोनियर जो है मोटाई और बारीकी फाइनेस्टिक चेक करता है, किसका, कपास का, ये चेक करा जाता है इससे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे रिले क्रॉपिंग हो गया, टर्मिनल बर्ड हो गया, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोनेरिन किसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको आर्थिक थ्रेशोल्ड जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मान हमेशा आर्थिक क्षति स्तर यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम होता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है, ठीक। कीट नियंत्रण के उपाय यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल स्तर पर ही शुरू किए जाने चाहिए ताकि कीटों की आबादी इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक न पहुँचे, ये बात सही है। तो ये दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका, यानी कि ये डिटेल में हमने आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपको इकोनॉमिक लॉस में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी लेवल ये सब हमने पढ़ाया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ये देखा जाए हमेशा कम रहता है, ठीक, तो ज़्यादा उचित है। आगे देखा जाए IPM के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड इंटीग्रेटेड कंट्रोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मिशेल बेकर और बेकन ने किया था। ये हमने डिस्कस किया था और 1952 में किया था लगभग, ठीक है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है, बेकन ने। तो ये कथन सही है। दूसरा रेचल कार्सन की बुक क्या था, साइलेंट स्प्रिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये कीटनाशक के अत्यधिक प्रयोग से क्या दुष्प्रभाव हो गए, ठीक है, क्या बैड इफेक्ट हो गया, उसे इन्होंने अपने किताब में लिखा, सबसे पहले बताया दुनिया को। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल क्या है, यानी कि 1936 में था शायद, और ये रेचल 1972 का। तो ये आप याद रख सकते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखा जाए आपको कुछ ट्रैप फसल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य फसल और उसको ट्रैप फसल मतलब कि मुख्य फसल के किनारे किनारे हम लोग ट्रैप फसल ऐसे फसल लगाते हैं जो कीटों को बहुत पसंद होते हैं, तो इसी को खाते हैं, इस पे नहीं आते हैं, ठीक है। ट्रैप
ट्रैप जो क्रॉप है उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था। तो कैबेज है, कैबेज के किनारे किनारे हम लोग क्या बोलते हैं, सरसों यानी कि मस्टर्ड की मतलब प्लांटेशन लगा देते हैं, जिससे कैबेज को नुकसान नहीं होता है। दूसरा टोमेटो में मैरीगोल्ड लगाते हैं टोमेटो के किनारे। कपास, इसके किनारे ओकरा यानी कि लेडीज फिंगर को हम लोग भिंडी को लगाते हैं, ठीक है, जिससे निमेटोड वगैरह से बचा जा सकता है। और जैसे मस्टर्ड में यानी कि प्रोटेला एफिड से बचा जा सकता है, मैरीगोल्ड निमेटोड से बचा जाता है, और ओकरा यानी कि इसमें पिंक बोलवर्म से बचा जा सकता है। इसे हम लोग ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। और ट्रैप क्रॉप कौन कौन से होते हैं, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था, ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपको मिलता है 10th नंबर का क्वेश्चन, और 10th नंबर के क्वेश्चन में कीटों के भौतिक और यांत्रिक नियंत्रण की विधियों के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया है, ठीक। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है उसके बारे में। रात के कीटों को फंसाने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है, एकदम सही है। दूसरा, चूहों के पेड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए टीन बैंड लगाया जाता है, ज़्यादा नारियल वगैरह उस पर लगाया जाता है। पेड़ों पे आप देखे थे, इमेज भी देखे। सफ़ेद मक्खी और एफिड को फंसाने के लिए लाल रंग का नहीं पीला रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो यही आपका सही हो जाए। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का भी हमारे पास क्या है, मैचिंग का टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि मैचिंग से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और काफ़ी चीज़ें आती हैं उससे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन है, जो LD50 यानी कि लिथियल डोज हम लोग पढ़े थे, लेवल था उसके मिलीग्राम पर केजी के रूप में। तो उसमें कई था, रेड था, ब्लू था, येलो था, ये सब हमने पढ़ा था। तो इसे हम लोग करते हैं सबसे पहले रेड लेवल जो था, यानी कि जिसमें मात्रा मतलब अमाउंट कम ही अमाउंट में बहुत लेथियल हो जाएगा। तो सबसे मतलब कि यहाँ पे LD मतलब कि 50 द रेड लेवल में सबसे कम हो जाएगा, यानी कि 1 से लेके 50 मिलीग्राम पर केजी रहेगा, ये लिथियल रहेगा। और इसमें हमने बताया था रेड लेवल रहेगा, स्केलेटन रहेगा, ऐसे लगा रहेगा, तो रेड कलर का रहेगा। दूसरा येलो कलर का, और येलो कलर के रेड लेवल के बाद होता है, तो यानी 51 से 500 मिलीग्राम पर केजी होता है। उसके बाद क्या, नीले ब्लू लेवल होता है, और 501 से लेके 5000 तक होगा। ग्रीन लेवल क्या होगा, मोर देन 5000 मिलीग्राम पर केजी होगा। ये सब में स्केलेटन लगा रहता है, लेकिन वो कलर चेंज रहता है, तो उसे हम लोग लेथियल डोज 50 बोला जाता है। ये आपको डिटेल में हमने बताया था, और इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशकों के विकास की पीढ़ियाँ यानी कि जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड को उनके कालक्रम यानी कि श्रेणी के अनुसार में प्रथम और चौथे, फर्स्ट से 4th लेवल तक हमने आपको जो लेवल बताया था उसे आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो ये कीटों के लेवल था, जिसे हम लोग सबसे पहला था कौन सा लेवल, इनऑर्गेनिक बॉटनिकल लेवल था, सबसे फर्स्ट लेवल यही था। दूसरा लेवल क्या था, सिंथेटिक ऑर्गेनिक था, दूसरा सेकंड लेवल। उसके बाद उसके बाद इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर 3rd लेवल था। उसके बाद सिंथेटिक पैराथॉइड था, 4th लेवल सिंथेटिक पैराथॉइड था। ये हमने लेवल आपको बताया था। फर्स्ट लेवल में जैसे इनऑर्गेनिक बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड में हम थोड़ा सा बात करें कि उसमें सल्फर, आर्सेनिक कंपाउंड, निकोटीन हो गया, पेरेंथ्रियम हो गया, नीम बेस्ड प्रोडक्ट जो एजराडिक्ट था वो था, नेचुरल और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो रहते हैं। सेकंड लेवल में सिंथेटिक ऑर्गेनिक में जो हमने बताया था उसमें DDT हो गया, बेंजीनेक्सा क्लोराइड, मैलाथीन होता है, गामालैंडिन जिसे बोलते हैं, कार्बाराइल होता है, ये सब होते हैं। थर्ड लेवल में यह है यानी कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ज़्यादातर हार्मोनल रहते हैं, जिसमें हम लोग मेथोप्रेन हो गया, बेंजोरान हो गया, ये यूज करते हैं। और 4th लेवल में सिंथेटिक पैराथॉइड जिसमें हम लोग डेल्टा मैथ्रीन हो गया, पैरामेथ्रीन हो, सेप्रोमेथ्रीन, ये सब यूज करते हैं। हाईली इफेक्टिव होगा, फास्ट एक्टिंग होगा और मैमल को कम ही मतलब नुकसान वगैरह करता है। तो ये 1st, 2nd, 3rd लेवल का, 4th लेवल का हमारे पास यहाँ पे
जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको यहाँ पे डिटेल में दिया, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से हो गए, जैसे गंधक, सल्फर और ये सब है, पेरेंथियम हो गया। सिंथेटिक ऑर्गेनिक में एड्रेलिन हो गया, डीएससी बीएससी हो गया, डाइलेड्रिन हो गया, ये सब आपको। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर में मेटाफ्रोन हो गया, पायरोफोरक्सोन हो गया। सिंथेटिक पैराथोनॉइड में हम लोग सिप्रोमेथ्रिन हो गया, डेल्टामेथ्रिन हो गया, ये सब हमने बताया था। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन, ये श्रेणी आपको याद रखना, फर्स्ट जनरेशन का इनऑर्गेनिक बॉटनिकल होगा, सेकंड जनरेशन डीटीटी बीएससी हो गया, थर्ड जनरेशन में आईजीआर हो गया, फोर्थ जनरेशन में इंसेक्ट पैराथोनॉइड हो गया। ठीक है, अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, और ये बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, डिटेल में हम इसे बात करेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन की। ठीक, तो 13 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वनस्पतिक कीटनाशकों यानी कि बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, और ये आपका मध्यस्थ स्तर का एक यहाँ पे देखना है। ठीक, तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे, नीम में मौजूद मुख्य सक्रिय जो अजराडक्टिन कीटों को खाने से रोकता है। सही है, हमने कीट के लिए बताया था, कीट मतलब कि यहाँ पे नीम क्या करता है, एजराडक्टिन क्या करता है, एंटीफीडेंट होता है और मोल्टिंग नहीं कराता है, ग्रोथ को रोक देता है, मतलब ग्रोथ इनहिबिटर होता है, और रिप्रोडक्शन भी कम करता है, अंडे लेइंग एग लाइंग भी कम करता है, ये सब हमने बताया था डिटेल में। ठीक, दूसरा, तंबाकू की पत्तियों से निकाला निकोटिन कीड़ों के लिए यहाँ पे नर्व पॉइजन होता है, नर्व पॉइजन नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, मतलब नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और ओवर स्टिमुलेशन भी करता है और पैरालिसिस करता है, फिर मतलब कीड़े क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और एजराडिक्टा इंडिका होता है, एजराडिक्टिन निकलता है और इससे क्या करता है, एंटीफीडेंट होता है। ठीक है, निकोटिना में टोबैकम होता है, एल्कलॉइड होता है निकोटिन, और नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिससे कीड़े वगैरह जो इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, वो पैरालाइज होते हैं, फिर डेथ हो जाता है। 14 नंबर के क्वेश्चन फिर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में बाहर से आए कुछ कीट, जो हमने 3 कीट के बारे में दिया था, तीनों यहाँ पे मैचिंग टाइप में दिया हुआ है क्वेश्चन, जिससे याद रहा। कॉटन कजन स्केल दिया था, कॉटन कजन स्केल, कॉटन कजन स्केल कहाँ से आया, तो कॉटन कजन मतलब एक्जोटिक इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से आया था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक नाम इसका देखा जाए आइसीरिया पुरियस होता है, पुराइसी होता है, और सिट्रस क्रॉप को वगैरह को नुकसान करता है, आप जानते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये मतलब चूसक उत्पादक पे ही लगते हैं। सैन जोस स्केल, और इसका साइंटिफिक नेम अगर आपको जानना है, क्वाड्रा स्फीडिएटस और पेरेनिसियस होता है, पेरेनिसियस ये होता है, और ये ज़्यादातर एप्पल और पियर और पीच में लगता है, और ये कहाँ से आया था, चीन से आया था, हमने पढ़ा था। वुली एफिड जो है, वुली एफिड है, वुली एफिड ये यूरोप से आया था। वुली एफिड ये भी ज़्यादातर क्या होता है, एप्पल वगैरह पे लगता है, और मतलब कि इससे कॉटन बैक्सी इसका एक तरह से पहचान है, उसी तरह से लग जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं, आप इसे देख सकते हैं, ये हम PDF शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, लिंक जहाँ पे दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी साइंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे, संकटग्रस्त बिक्री जो डिस्ट्रेस स्केल की स्थिति में विपणन किया गया अधिशेष यानी कि मार्केटेड सरप्लस, और विपणन योग यानी कि मार्केटेबल सरप्लस से अधिक होता है, ये बात सही है।
और ये कौन लोग करते हैं? छोटे या सीमांत किसान अपने नकद ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अपने जो सरप्लस है उससे भी ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, मतलब कि जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका, हमने डिटेल में अभी जल्दी ही डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, और 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मार्केटेड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड है, विपणन से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो कृषि विपणन है उसमें उपयोगिता जो हमने बताया था, यूटिलिटी बताया था, 4 टाइप की यूटिलिटी की बात किया था। तो यहाँ पे 3 टाइप की यूटिलिटी की बात किया गया। तो सबसे पहले रूपक उपयोगिता है। तो रूपक की उपयोगिता क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी तो भंडारण नहीं होता है, फॉर्म यूटिलिटी जो प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग मतलब जैसे हम लोग दूध से पनीर बना लिया, गन्ने से चीनी बना लिया, उस तरह से, या गुड़ बना लिया, या हम वीट से आटा फ्लोर बना लिया, उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या है? प्लेस यूटिलिटी में मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन दिया है, जैसे मान लीजिए हम पंजाब से गेहूँ बिहार भेज दिया या केरला भेज दिए, ये ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी हो गया। उसके बाद टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी देखा जाए ये स्टोरेज के लिए होता है, भंडारण के लिए होता है, और इसे हम लोग प्रसंस्करण नहीं बोलेंगे, प्रोसेसिंग नहीं बोलेंगे, तो स्टोरेज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए जो पोटैटो हम लोग स्टोर कर लिए कोल्ड स्टोर में, ये स्टोरेज हो गया। बीट स्टोर कर लिए तो स्टोरेज हो गया। एप्पल स्टोरेज कर लिए। तो यहाँ पे देखा जाए एक ही यहाँ पे करेक्ट मैच है, सेकंड ही ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। तो ये हमने 16 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया अभी। फिर आपको यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको फिर से क्या है कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर पूछा जा रहा है इसमें कृषि विपणन का। तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर था उसका जो हिस्ट्री से रिलेटेड था, वहाँ पे एक्ट वगैरह आया था, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे 1914 से स्टार्ट हो गया था वो भारत में कृषि विपणन और पादप जो क्वारंटाइन था, प्लांट क्वारंटाइन से संबंधित जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर है उसी को यहाँ पे आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आया था यहाँ पे जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट जो है 1914 का, ठीक है। यह प्लांट क्वारंटाइन एक्ट है जो एग्जोटिक पेस्ट यानी कि बाहर से आते हैं उसे रोकने के लिए किया जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन में। दूसरा देखा जाए रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये 1926 का है, 1926 का। और इसके गठन जो था मतलब लिथिनग्रो था, लॉर्ड लिथिनग्रो थे, इसी के अध्यक्ष चेयरमैन थे। आप ये भी याद रख सकते हैं, हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। और एग्रीकल्चरल और मार्केटिंग रिफॉर्म, इरिगेशन हो गया, रूरल क्रेडिट हो गया, ये सब इसमें था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। तो मतलब लॉर्ड लिथिनग्रो के इसके चेयरमैन थे। उसके बाद विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI जिसे हम लोग बोलते हैं, ये 1935 का है। मतलब कि DMI जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन बोला जाता है, और इसका हेड ऑफिस पूछा जा सकता है फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में जनरली कम ही ऑफिस हम लोग पढ़े हैं, तो ये फरीदाबाद में ऑफिस है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है, ठीक, और ये देखा जाए आपको मिल जाएगा 1937 में, ठीक है। और जिसे हम लोग कृषि जीन्स यानी कि एग्रो मार्केटिंग बोलते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट जिसे हम लोग एगमार्क बोलते हैं। सभी को एगमार्क पता होगा, भले इसका फुल फॉर्म न पता हो, लेकिन एगमार्क आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। एगमार्क एक्ट है और ये आपको जानना 1937 का है, एगमार्क है। तो यहाँ पे मैचिंग देखा जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया हुआ था, तो ये सब आपको याद रखना है। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 का है। दूसरा रॉयल कमीशन एंड एग्रीकल्चर 1926 का है।
तीसरा यहाँ पे DMMI जिसका ऑफिस क्या है फरीदाबाद में है, 1935 का। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ग्रेडिंग एक्ट 1937 का। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखा जाए कुछ मतलब कि इंसेक्टिसाइड के बारे में दिया हुआ है, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कह सकते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड में सबसे स्टेटमेंट बेस दिया है और इसे हम लोग करेक्ट आपको बताना है कौन सा है। जैसे लेंडिन हो गया, 99% शुद्ध गामा आइसोमर होता है, गामा आइसोमर होता है, अल्फा बीटा गामा आइसोमर होता है, लेकिन उसमें जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है 666 कहेंगे, C6H6 और Cl6 इसका फार्मूला होता है, जिसे हम लोग गैमेक्सिन भी बोलते हैं मार्केट में। वो किसका 99% शुद्ध गामा ग्लैंडिन होता है, ये आपको याद रखना। दूसरा एंडोसल्फान जो है मछलियों के लिए सुरक्षित माना जाता है। तो क्या ये मछलियों के लिए सुरक्षित है? नहीं, मछलियों को ये नुकसान करता है, सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो मछलियों को सुरक्षित नहीं रहता, मछलियों को हार्मफुल रहता है, मतलब हाईली टॉक्सिक होता है। उसके बाद सिंथेटिक पैराथ्राइड इस स्तनीय मैमल के लिए कम जहरीले होते हैं, ये सही बात है। जो सिंथेटिक पैराथ्राइड है ये पैराथिन जो होता है मैमल्स के लिए कम होते हैं, इंसेक्ट के लिए ज़्यादा नुकसान होता है। आप जानते हैं कि जो आप मतलब कि अगरबत्ती लाते हैं घरों में लगाने के लिए मच्छर मारने वाला, उसमें यही पैराथ्राइड होता है। और जो आप मतलब कि जैसे कॉयल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, उसमें लिक्विड होता है, उसमें भी यही होता है। आप उसके शीशी पे देख सकते हैं, आपको घर में होगा। तो सिंथेटिक पैराथ्राइड ये मैमल को कम नुकसान करते हैं, लेकिन इंसेक्ट को ज़्यादा करते हैं, इसलिए मच्छर मर जाता है या भाग जाता है या मच्छर नहीं आता है इससे, ठीक है। तो ये हमने 17 क्वेश्चन किया और 19 क्वेश्चन आ गया। 18 क्वेश्चन का थोड़ा सा डिसमैच हो गया, ठीक है, कि 18 था शायद डिसमैच का। 19 पे आता है। 19 देखा जाए कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के दौरान यदि कोई व्यक्ति गलती से जहर निगल लेता है तो फर्स्ट एड वाला जो हमने बताया था, ये हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को ज़रूर जानना होता है, क्योंकि मेन तो लगभग यही काम है ना उनका। तो यहाँ पर देखा जाए कुछ चीज़ें दिया है, तो ये फर्स्ट एड के रूप में पानी में मिलाकर पिलाया जाता है। तो पानी में मिलाकर देखा जाए यहाँ पे तेल कैरोसिन ये सब नहीं दिया जाता है, और एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है जो एडजॉर्बेशन कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है किसको, पॉइजन को एडजॉर्ब कर लेता है अपने, तो थोड़ा सा नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है। तो यही एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। तो ये आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में आप आ जाते हैं कि बहुत सारे जो हमने मशक्खोर वगैरह मार्केटिंग इंटरमीडिएट पढ़े थे उस पर यहाँ पे क्वेश्चन है। तो मशक्खोर केवल खरीदार और विक्रेता का एक मंच पर लाने वाला दलाल है? नहीं। तो मशक्खोर क्या था? मशक्खोर देखा जाए एक केवल खरीद और विक्रेता को एक मंच पर लाने वाला तो नहीं था ना। ये बेसिकली क्या था, फ्रूट, वेजिटेबल और रिटेलर, स्मॉल होलसेलर, ये सब मतलब व्यापारी होता है, उसे हम लोग मशक्खोर बोलते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो। दूसरा पक्का रहतिया, उपभोक्ता बाजार में बड़े व्यापारी होते हैं, प्रोसेस एजेंट होते हैं, उसे को हम लोग बोलते हैं, ये सही है। उसके नीचे कच्चा रहतिया होते हैं, कच्चा रहतिया जो मतलब किसानों के पास रहते हैं, जो किसानों में जिसे हम लोग बनिया बोलते हैं, उसी को कच्चा रहतिया बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका 2 और 3 सही हो जाएगा इससे रिलेटेड। उसके बाद आते हैं 21 क्वेश्चन पे। अब 21 क्वेश्चन हमने बताया था आपको रखा गया है यहाँ पे 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन लास्ट है, इसको हम लोग फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फिर आगे, ठीक है, एक ही मतलब लेक्चर में सारे। और तो नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग, जो नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर है, NCA, ठीक है, की स्थापना मतलब कि सिफारिश के अनुसार किसानों को सुविधा के लिए कितने किलोमीटर दायरे में एक रेगुलेटेड बाजार यानी कि विनियमित बाजार होना अनिवार्य है? 5 किलोमीटर,
ठीक है। 5 किलोमीटर यहाँ पे दिया है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वगैरह कम रहे, तो 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यही NCA का मतलब है। तो आप ये देख सकते हैं, सब कुछ हमने आपको डिस्कस कर दिया है लेक्चर में। तो और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष जैसे MS स्वामी 1976 के थे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कब ये बना है, मतलब कि NCA का गठन कब हुआ, 1976 में हुआ। उस समय MS स्वामीनाथन ही बने, क्योंकि यही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। तो अब हमारे तरफ से एग्रीकल्चरल वाला जो टॉपिक है GS में, जनरल साइंस में, और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का, वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।